नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि और 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बोल हैदराबाद और इस प्रोग्राम का नाम है दास्तान टाइमलेस टेल्स। आज की दास्तान को हमने लिया है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी के पिटारे से। मन्नू भंडारी हिंदी के प्रमुख कथाकारों में से हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास दोनों ही की रचना की है। 1974 में बनी लोकप्रिय फिल्म रजनीगंधा उनकी कहानी यही सच है पर आधारित। तो आप अभी सुनने जा रहे हैं मन्नू भंडारी की कहानी संता के पार। माँ आई और चली गईं। कहते हैं माँ के प्यार और उसकी ममता की कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर मैं नहीं जानती कि माँ का प्यार क्या होता है, उसकी ममता कैसी होती है। मैंने तो बचपन से ही आजी का प्यार पाया है, बाबा का प्यार पाया है, और उसके बाद संसार में मैंने कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं की, ना पैसे की ना प्यार की। सब लोग ईर्ष्या करे ऐसी पूर्णता है मेरे जीवन में। जिस दिन से होश संभाला उसी दिन से देखती आई हूं कि आजी सबसे ज्यादा ख्याल घर में मेरा रखती हैं और बाबा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि बाबा आजी मेरे माँ बाप नहीं हैं। धीरे धीरे छिपाए रखने के सारे प्रयत्नों के बावजूद यह सत्य मैं जान गई कि विधवा होने के बाद माँ किसी के साथ भाग गईं। पिछले 8 वर्षों से मैं इस बात को जानती हूँ, पर एक दिन भी मैंने अपनी माँ के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। ना ये कभी मेरे मन में आया कि माँ कैसी होंगी, कहाँ होंगी। बाबा को बेटी के इस कुकृत्य ने बहुत क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया। कौन जाने उनके दिल के दौरे के पीछे भी शायद यही ठेस हो। लेकिन कल से मैं भी महसूस कर रही हूं कि एक भारी परिवर्तन मुझ में हो गया है। कितना अच्छा होता कि कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो अनहुआ हो जाता। आज माँ को देखकर लगा मेरी शक्ल माँ से कितनी मिलती जुलती है। मुझे यदि कोई नहीं बताता तब भी शायद मैं पहचान लेती कि ये मेरी माँ है। आज समझ रही हूं कि बाबा मेरी सालगिरह के दिन क्यों रोए थे। उस दिन मैंने आजी के लाख मना करने पे भी एक ऐसे बक्स में से साड़ी निकालकर पहनी थी जिसे आजी ने कभी नहीं खोला था। आजी जितना मना करती गई मैं भी उतनी ही जिद करती गई और उसे पहनकर ही मानी। पूरी तरह तैयार होकर जब मैं बाबा के पांव छूने गई तो वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखने लगे मानो पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने सर पर उनके हाथ का कंपन महसूस किया। उठी तो कमरे के जगमगाते प्रकाश में मैंने देखा कि सफेद बाहों की झुर्रियों की कटोरियों में बंद उनकी निस्तेज आंखें जल की बूंद से चमक रही हैं। मेरी सालगिरह के दिन आंसू। आज सोचती हूं तो लगता है उस दिन मुझे देखकर बाबा को जरूर माँ का ख्याल आया होगा। टन टन करके घड़ी के घंटे बजे तो एकाएक ही मुझे एहसास हुआ कि घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। जाने कब से इस खामोशी के बीच में पड़ी हूं मैं। एकाएक ही इच्छा हुई कि बाबा इस सन्नाटे को चीरकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, झनझनाकर घर की चीजें फेंकने लगें। सच, इस सन्नाटे में तो दिल डूबता जा रहा है। और मुझे ही ऐसा क्या हो गया है? मैं ही क्यों नहीं दौड़कर बाबा के कमरे में चली जाती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अपराध माँ का ही नहीं मेरा हो। लगता है जो अब तक नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। कल से आज तक घर के हर व्यक्ति ने अपनी सहजता ही खो दी है। ये घटना क्या जिंदगी भर छाया की तरह मेरे पीछे लगी रहेगी? क्या इन 2 घंटों में एक बार भी ये बात मेरे मन में नहीं आई कि इस सारे ऐश्वर्य और असीम लाड़ प्यार के बीच में भी मैं कितनी तुच्छ हूं, कितनी हीन हूं,
मैं भागी हुई स्त्री की संतान हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी भावना मेरे मन में नहीं है। बाबा का क्रोध, सारा शहर थर्राता है उनके क्रोध से। फिर जिसको अपना सर्वस्व दो वही छल कर जाए तो मन किस बुरी तरह तिलमिला जाता है, उसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। मन होता है कि अपना और उसका सर फोड़ दो। कल कितनी खुश खुश आ रही थी मैं कॉलेज से, पर घर में घुसी तो विचित्र सी खामोशी छाई हुई लगी और होठों में गुनगुनाती गीत की कड़ी आधी ही मेरे होठों में अटकी रह गई। सामने ही बूढ़ी नौकरानी चंदा मिली। मैंने पूछा, क्या बात है चंदा? उसने बिना जवाब दिए मेरे हाथों से किताबें छीन ली और चली गई। लगा जैसे कुछ कहते कहते रुक गई, पर मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैं दौड़कर बाबा के कमरे में गई। आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटे थे और पास में बैठी आजी बुरी तरह रो रही थीं। मेरे पैर वहीं बंध गए। तो क्या बाबा को फिर से दिल का दौरा पड़ गया? 3 महीने पहले भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था। बाबा ऐसे ही पड़े थे, आजी पास में बैठी ऐसे ही रो रही थीं और बाहर नौकर चाकर रो रहे थे। किसी को बाबा के बचने की उम्मीद नहीं थी, पर बाबा बच गए। बाबा से लिपट जाने के लिए मैं पागलों सी दौड़ी तो आजी ने इशारे से वहीं रोक दिया। कैसे हैं बाबा? क्या हुआ है इनको? घबराहट और आशंका से मेरा गला रूंध सा गया। कुछ नहीं हुआ, तू यहां से बाहर चली जा अभी। याद नहीं पड़ता ऐसा रूखा जवाब मैंने कभी आजी के मुंह से सुना हो, पर स्वर में जाने ऐसा क्या था कि मैं लौट पड़ी। तभी बाबा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे में लौट जाऊं। अपने कमरे में बैठे रहना तो मेरे लिए और भी असह्य हो चुका था। लगा जैसे कुछ बहुत ही असाधारण और अशुभ घर में हो चुका है। बरामदे वाले दरवाजे से घुसकर मैं चुपचाप बाबा के कमरे से लगे पूजा घर में चली गई। वो नहीं आ सकती, इस घर में पांव भी नहीं रख सकती। सच कहता हूं, वो आई तो मैं उसके टांगे तोड़ दूंगा। आजी के सिसकने और हिचकियां लेने की आवाजें आ रही थीं। वो शायद बराबर रो रही थीं। तुम लाख रो, रोते रोते मर भी जाओ, तब भी वो इस घर में नहीं घुस सकती। उसने इस शहर में घुसने की हिम्मत ही कैसे की? तुम कहला दो वो शहर छोड़कर चली जाए। मेरी इज्जत, प्रतिष्ठा, सुख चैन सब मिट्टी में मिला दिया। मैं समझ नहीं पाई कि किसको लेकर बाबा इतने नाराज हो रहे हैं। इतनी दूर रहकर भी बाबा के गुस्से से मेरा बदन थर थर कांपने लगा। आजी की सिसकियां वैसे ही सुनाई पड़ रही थीं। प्रमिला से मिलना तो दूर, मैं उसकी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दूंगा। उस दिन कहां गई थी मां की ममता, जब वो उस दूध पीती बच्ची को छोड़कर सारे कुल की इज्जत पर पानी फेरकर चली गई थी। पलक मारते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। तो मेरी मां आई हैं। वो शायद मुझसे मिलना चाहती हैं। क्यों आई है मां? मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं नहीं जानती कौन है मां। बाबा को दुखी करके मैं कुछ भी नहीं कर सकती, करना चाहती भी नहीं। धीरे से मैं अपने कमरे में लौट आई। संध्या तक एक बार भी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर बगीचा है। देखा, धीरे धीरे बाबा चले आ रहे हैं। पीछे पीछे आजी हैं। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। इस समय तक शायद बाबा शांत हो चुके थे। लगता है आजी ने शायद मां को मना करवा दिया। कहाँ ठहरी है मां? किसके हाथ उन्होंने ये संदेश भेजा है? अब वो नहीं आएंगी, यह सोचकर मन कुछ आश्वस्त सा हुआ। पर तभी एक दुर्दमनीय चाह उठी कि देखूं तो सही कि मां हैं कौन, कैसी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात मुझे अब सोचनी भी नहीं चाहिए। बाबा मौन थे, आजी मौन थीं। दास्तान में अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बोल हैदराबाद 90.4 FM। दिल को दिलाए चैन, ओ मेरे दिल के चैन। प्यार और इकरार की कहानियां। प्यार हुआ, इकरार हुआ है,
से फिर क्यों डरता है दिल। खुशी और गम की दास्तान, अजीब दास्तान है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, जिंदगी के सफर का एहसास। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पुराने दौर की गीतों के साथ सफर, सुनिए वो कल इस पल, आपके मनचाहीते रेडियो स्टेशन बोल हैदराबाद 90.4 FM पर। 90.4 बोल हैदराबाद 90.4 FM बजाओ। Worried about pesticide residues in your food? All you need is some balcony space and effort to grow your own organic fruits and vegetables. Carrots, tomatoes, cucumbers, beans, peppers, cauliflowers and more can easily be grown in your balcony. Embrace better health. Take up balcony gardening and stop worrying over toxins in your food. Betty, why are you picking up roadside litter? because my Facebook friends see India only as a dirty place. But why are you doing it? There are others who are employed to do it. We make the mess. Don't you think we should start changing it? Dude, I think I love her. अरे then tell her यार. I'm afraid, dude. यार डरने का नहीं. Go on air and दिल की बात बोल डाल. 90.4 Hey hey boom 90.4 FM बोल हैदराबाद 90.4 FM बजाओ. बोला था ना बोल डाल. स्वागत है दास्तान में. सुनते हैं आगे की कहानी. दूर क्यारियों में माली घास खोद रहा था. कमरे के भीतर और अधिक घुटन बढ़ गई थी. मेरा बहुत मन हुआ कि मैं भी बाहर बागीचे में उन लोगों के साथ जा बैठूं, पर अपनी जगह से हिला भी नहीं गया. वहीं खड़ी खड़ी मैं शून्य नजरों से बाहर देखती रही. तभी एक तांगा फाटक में घुसा और सीधे पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया, मानो वो घर के नक्शे से परिचित हो. मैंने अच्छी तरह देखा कि चादर ओढ़े एक महिला उस पर बैठी थी, पर उसकी सूरत मैं नहीं देख पाई. हड़बड़ाकर आजी उठी. मैं समझ गई कि ये आने वाली महिला ही मेरी माँ है. तो क्या आजी ने उन्हें मना नहीं करवाया? क्या मना करवाने के बावजूद वो आ गई? कोई 2 मिनट बाद ही बाबा उठे. उनके पांव लड़खड़ा रहे थे. शायद वो गुस्से या उत्तेजना से कांप रहे थे. कुर्सी के बगल में रखे हुक्के को लात से एक ओर लुढ़काकर 2-4 गमले तहस नहस कर दिए. मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी भयावनी है. मैं सांस रोककर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी. बस अभी अभी बाबा बुरी तरह लताड़ते फटकारते मां को घर से बाहर निकाल देंगे. वो मुझे देखने की इच्छा प्रकट करेंगी तो उन्हें घसीटकर बाहर कर दिया जाएगा. नहीं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए. मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे. कब तक उन विचित्र आशंकाओं से आतंकित सी मैं रोती रही, मुझे नहीं मालूम. होश तब आया जब देखा कि वही तांगा लौट रहा है. पहली बार अपनी मां का दुख, मां की मजबूरी ने मेरे मन को मथ दिया. मैं उठी, दबे पांव फिर उसी पूजा घर में जाकर खड़ी हो गई. कान लगाकर सुनने लगी कि आजी बाबा में क्या बातें हो रही हैं, अभी क्या हो चुका है. एक विचित्र सी भावना मेरे मन में आई. ये छिप छिप कर सुनना क्या स्वभाव की विकृति नहीं? किसी दुष्प्रभाव के कारण ही तो मैं ऐसा नहीं कर रही. क्या ये मां के अपराध का प्रभाव है? बिना मिले मात्र उसके आने से मुझ में ये पाप आ गया. मन हुआ लौट आऊं, पर मेरे पांव जैसे वहीं जम गए थे. बाबा के कमरे में सभी कुछ शांत था, मानो वहां कोई था ही नहीं. आजी क्या बाबा के पास लौटी ही नहीं? शायद वो डर रही होंगी कि मां को नहीं आना चाहिए था. मां के जाने से लगा था संकट टल गया,
पर इस छोटे से पूजा घर में खड़े होकर लग रहा था कि असली संकट तो अब है। मैंने रक्षार्थ ईश्वर के आगे हाथ जोड़ दिए। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तभी बाबा की क्रोध भरी आवाज से मैं पत्ते की तरह थर्रा उठी। तुमने उसे आने ही क्यों दिया? इस घर में तुमने उसे घुसने ही क्यों दिया? क्यों नहीं उसको घसीटकर बाहर कर दिया? और उनका स्वर आजी की हिचकियों में डूब गया। आजी फूट फूट कर रो रही थी। आंसुओं से भीगे रुंधे गले से टूट टूट कर शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। मेरी बात तो सुन लो, फिर जो तुम्हारे मन में आए करना। वो तो यूं ही बहुत दुखी है। जानते हो, उसके ससुराल वालों ने उसका सौदा कर दिया और उड़ा दिया कि भाग गई भाग गई। हाय राम, उन दुष्टों को नरक में भी जगह ना मिले। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। कितने सालों से वो ये दुख भोग रही है। आजी का स्वर सुनाई दिया। मैं धम्म से जमीन पर बैठ गई। नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, पर मुझसे खड़ा नहीं रहा गया। सब झूठ है, फरेब और बहानेबाजी है। मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। दाने दाने को मोहताज कर दिया मेरी बच्ची को। देखते तो कलेजा मुंह को आ जाता। कह रही थी किसी ने बता दिया कि प्रमिला बड़े दुख में है, सो सबसे लड़ झगड़ कर उसे देखने चली आई। कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ लेने लेवाने के लिए भेजा होगा। कान खोलकर सुन लो, मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। प्रमिला पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। और झन्न से कोई चीज गिरी, शायद पीतल का फूलदान होगा। देर तक उसकी झन्नाहट कमरे में गूंजती रही। एक बार अगर वो प्रमिला को देख ही लेगी तो क्या हो जाएगा? वो मां है। तुम उसका दुख क्यों नहीं समझते? बहुत ही याचना भरा, आंसुओं में डूबा आजी का स्वर सुनाई दिया। तुम निकल जाओ, इसी समय कमरे से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सब मेरे दुश्मन हैं इस घर में। दाने दाने को मोहताज है तो भीख मांगे। जैसा क्या है वैसा ही फल मिलना था ना। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा। तुमने उसे क्यों आने दिया? बाबा की चीख पुकार के बीच आजी की हिचकियां लगातार सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। जाओ! सारी शक्ति लगाकर बाबा चीखे और उनकी आवाज फट गई। ऐसा लगा आजी उठकर चली गईं। मैं भी निर्जीव कदमों से अपने कमरे में लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जानती मां का दुख मुझे साल रहा था या बाबा का क्रोध। मां का सौदा हुआ है। वो बहुत दुखी हैं। कैसी होगी मेरी मां? उस रात शायद कोई नहीं सोया। आजी सारी रात अपने कमरे में पड़ी रोती रही। बाबा के चीखने चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई, पर कभी कभी कोई चीज जरूर झंझना कर गिरती और घर का सन्नाटा एक बारगी ही कांप कर रह जाता। दूसरे दिन बिना चाय पिए ही मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज से लौटी तो हॉल में घुसते ही देखा जमीन पर तस्वीरों, फूलदानों, रिकॉर्डों के टुकड़े पड़े हैं। अंदर चीनी के पेट प्यालों के टुकड़े पड़े हुए हैं, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिससे दो शब्द पूछ सकूं। हालांकि ये टूटे फूटे बर्तन ही सब कुछ बोल रहे थे। तो आखिर आज भी मां आई और जो कुछ कल नहीं हुआ वो आज हो गया। यह तनाव, यह घुटन तो खत्म हो गई। तभी ख्याल आया कि कैसे निकाला होगा मां को। अपने बचाव के लिए मां ने भी कुछ कहा होगा या यूं ही चुपचाप चली गई होंगी। पर यदि वो मुझे देखना ही चाहती थी तो सवेरे क्यों आई? क्या आजी ने उन्हें नहीं बताया कि सवेरे मैं कॉलेज जाती हूं? मेरी आड़ लेकर कहीं वो सचमुच पैसा लेने ही तो नहीं आई? और आज भी ऐसे समय आई जब मैं नहीं थी। एक अव्यक्त घृणा से मेरा तन मन सिहर उठा। चंदा खाना लेकर आई तो थाली लेते हुए पूछा, मां क्या आज भी आई थी चंदा? नहीं, मालिक तो नाहक ही नाराज हो रहे हैं। बहू जी बेचारी तो रो रो कर आधी हो गई। घर की आधी चीजें तो मालिक ने ही तोड़ फोड़ डाली। अब उन्हें कौन समझाए? जिस बात को बीते इतने बरस हो गए उसे लेकर ये सब करना अच्छा लगता है क्या?
इच्छा हुई चंदा से ही कुछ पूछूं। यह तो उस समय भी थी जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला, ना खाना ही खाया गया। घोड़े के घुंघरुओं की आवाज सुनकर मैंने बाहर झांका। लाल बजरी की आधी सड़क पार करके तांगा फिर भीतर वाले दरवाजे की ओर जा रहा था। उस पर वो ही महिला बैठी थी। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं समझ गई, आज माँ मुझे ही देखने आई है। बिटिया चलो, बहू जी बुलाती हैं। चंदा की आवाज से मैं चौंक पड़ी। मैंने उससे कहा, जरा धीरे बोलो चंदा, और बिना एक क्षण की देरी किए दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मानो मैं इस तरह बुलाए जाने की मन ही मन प्रतीक्षा कर रही थी। मैं चाहती थी जितना जल्दी हो सके ये देखना दिखाना खत्म हो और बाबा को पता लगने से पहले ही माँ चली जाए। भंडार में जाकर देखा, जमीन पे बिछी चटाई पर माँ और आजी आमने सामने बैठी हैं और दोनों ही रो रही हैं। मैं घुसी तो माँ एकटक मुझे ही देखती रही, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूं। फिर सहसा उन्होंने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार के अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अस्त व्यस्त हो उठी। तभी मैंने बाबा के खड़ाओं की खट खट सुनी तो लगा जैसे शरीर का सारा खून जम गया। मैं झटके से छिटककर इस तरह से अलग आ खड़ी हुई मानो कोई अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ ली गई हूं। झटपट वहां से खिसक जाने की ताक में ही थी कि देखा बाबा सामने आ खड़े हुए हैं। अपने आप ही मेरी आंखें मुद गईं। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटकी रह गई। जानती थी अब क्या होने वाला है और उसे देखने सुनने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। कल तो बाबा जाने क्या सोचकर जैसे तैसे गुस्सा पी गए थे, पर आज सुनती हो, लो ये चेक इसे दे दो और कह दो रुपए पैसे की तकलीफ ना देखे, जैसे कहीं बहुत दूर से बोल रहे हों। इस तरह बाबा ने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की और गला रुंध जाने के कारण बिना वाक्य पूरा किए लौट पड़े। किसी तरह सांस में सांस आई तो आंखें खोली। जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने नीला चेक पड़ा था। 1 की संख्या पर 4 बिंदियां थीं। मैं कुछ समझूं कि तभी मां उठी। मेरा सर छाती से चिपकाकर बालों पे हाथ फेरा और मुट्ठी में बंद पसीजा और मिसमिसाया सा 5 रुपए का नोट मेरे हाथ में पकड़ाकर झटके से बाहर चली गई। और उस क्षण जब मेरी स्तब्ध और लुप्त चेतना लौटी तो मेरी आंखें भर आईं। मैंने देखा मेरे सामने 10,000 का चेक पड़ा था और हाथ में 5 का नोट। आंसू भरी आंखों के पार मुझे लगा जैसे दोनों के रूप धीरे धीरे अस्पष्ट से अस्पष्टतर होते चले जा रहे हैं। उस चेक और नोट का रूप रंग आकार घुलकर एक हो गया है। यहां तक कि संख्याएं भी अनपहचानी सी हो उठी और रह गए केवल मेरे गालों से ढुलकते आंसू, बाबा की लौटती खट खट और पत्थर बनी बैठी आजी। उम्मीद करती हूँ कि ये फिर से नई कहानी के साथ दास्तान के लिए लौट आए। अगर आपको स्टोरी नरेशन में इंटरेस्ट है या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई स्टोरीज है जो हमको यहाँ पे नरेट करनी चाहिए आपके लिए, आप हमें वो सारी कहानियाँ मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bolhyd90.4@gmail.com। दास्तान में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम पर। तब तक के लिए सुनते रहिए बोल हैदराबाद 90.4 FM। बजाओ। .4 FM बजाओ।